हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 10th का फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3rd। और इसमें हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे उन्हें ध्यान से देखना। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यू वी एफ में संबंध। फिर हम डिस्कस करेंगे संयुग्मी फोकस। उसके बाद रेखीय आवर्धन। उसके बाद दर्पणों की पहचान कैसे करते हैं। उसके बाद दर्पणों के उपयोग क्या होते हैं। यहाँ तो खत्म हो जाएगा हमारा परावर्तन। परावर्तन के बाद हम नंबर 6 पर डिस्कस करेंगे प्रकाश का अपवर्तन। और फिर अपवर्तन के नियम। उसके बाद अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल में क्या संबंध होता है। नंबर 9 पर हम देखेंगे लेंस किसे कहते हैं, और नंबर 10 पर हम डिस्कस करेंगे लेंस की अभिसारी व अपसारी प्रकृति को। ठीक है। तो ये सारे कुल मिलाकर कितने टॉपिक हैं? 10 टॉपिक हैं। और 10 टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं आज के लेक्चर में। ठीक है। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे, आप जल्दी से अपनी नोटबुक निकाल लो। और नोटबुक में जो जो मैं आपको लिखवाता जाऊंगा वो लिखते रहना। ठीक है, मेरे साथ साथ लिखते रहना। नोटबुक आप अपनी निकाल लो। निकाल ली बेटे नोटबुक? ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, चलो। देखो, आज का जो हमारा सबसे पहला जो हेडिंग हमें डालना है, सबसे पहला हेडिंग डाल लो आप। गोलीय दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। तो सबसे पहला हेडिंग डालते हैं गोलीय दर्पण के लिए, गोलीय दर्पण के लिए यू, यू का मतलब होता है वस्तु की लेंस से या दर्पण से दूरी। वस्तु की दूरी को हम यू कहते हैं। ठीक है। यू कोमा वी तथा एफ में संबंध। यू वी तथा एफ में संबंध, ये हेडिंग लिख लो जल्दी से अपनी नोटबुक पर। अभी यू वी और एफ क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे हम, कि यू क्या होता है, वी क्या होता है, एफ क्या होता है। इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। हेडिंग लिख लो आप, यू वी एफ में संबंध। ठीक है। देखो, ध्यान से समझना बिल्कुल। हमारे पास कोई भी गोलीय दर्पण है, आपको पता है गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक तो अवतल दर्पण, एक तो उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण, यदि मैं आपको कहूं कि हमारे पास जो अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है कोई भी है, यदि उस दर्पण से वस्तु की दूरी, यदि दर्पण से वस्तु की जो दूरी है, दर्पण से वस्तु की दूरी, वो तो है u। ठीक है। तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, ये जो सूत्र है वो केवल दर्पण के लिए है, ध्यान रखना, गोलीय दर्पण के लिए। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, मान लो प्रतिबिंब की दूरी है v। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या है? v है। ठीक है। तथा दर्पण की जो फोकस दूरी है, दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी कितनी है बताओ? दर्पण की फोकस दूरी है मान लो f। तो ध्यान रखना, u क्या है? वस्तु की दूरी है। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है।
और f क्या है, उस दर्पण की फोकस दूरी है। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो हमारा अवतल दर्पण होता है ना, उसकी फोकस दूरी तो होती है ऋणात्मक, माइनस में होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी तो होती है माइनस में, अर्थात ऋणात्मक होती है। और जो उत्तल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी होती है प्लस में। कैसे, देखो मैं बताता हूं आपको। मान लो आपके पास ये कोई अवतल दर्पण है, तो आपको इस बात का पता है कि ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका ध्रुव है, ये इसका फोकस बिंदु है, और ये है इसका वक्रता केंद्र सी। और ये आपके पास मान लो कोई उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। तो इस उत्तल दर्पण में ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका ध्रुव है, यहाँ इसका फोकस होगा और यहाँ होगा इसका वक्रता केंद्र सी। तो यदि आप इस अवतल दर्पण में देखते हो तो फोकस दूरी किधर है, लेफ्ट साइड में है ये फोकस दूरी। और आपको पता है दर्पण से लेफ्ट साइड में जितनी भी दूरियां होती हैं वे सब माइनस में नपती हैं, जबकि उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी है वो दर्पण के ध्रुव से किधर है, राइट साइड में इस तरफ। तो ये दूरी किस में नपेगी, प्लस में। तो ध्यान रखना, जो हमारा हमारा जो अवतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी हमेशा माइनस में लेनी चाहिए, और जो उत्तल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी हमेशा किस में लेनी चाहिए, प्लस में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो एक चीज और बताता हूँ आपको, ये बात हम नोट में लिख लेंगे। हम नोट में लिखेंगे कि भाई, एक काम करते हैं, लिख लेते हैं साथ के साथ, यहाँ इधर लिखेंगे चलो। जो हमारा अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव कैसी होती है, सदैव नेगेटिव यानी ऋणात्मक। जबकि जबकि उत्तल दर्पण, जबकि जो उत्तल दर्पण है उसकी फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है। फोकस दूरी सदैव कैसी होती है, धनात्मक, पॉजिटिव यानी प्लस वाली। ये चीज ध्यान रखनी है, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी बेटे बार बार जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, तो वहां इसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी। तो आप ध्यान रखना कि जो अवतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी हमेशा माइनस में लेनी चाहिए, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा प्लस में लेनी चाहिए। अच्छा, ये जो वस्तु की दूरी है u, इसके बारे में भी मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इसे भी हम नोट में लिख लेंगे। वस्तु की दूरी बेटे हमेशा माइनस में ही लेनी चाहिए, चाहे दर्पण कोई सा भी हो। तो यहाँ लिखता हूं मैं, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी सदैव, सदैव नेगेटिव होती है। या एक काम करो, वस्तु की दूरी सदैव नेगेटिव में लेनी चाहिए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सर क्यों, इसका कारण पता क्या है। इसका कारण यह है कि वस्तु हमेशा हम कहाँ रखते हैं, बाईं तरफ रखते हैं। चाहे आपके पास कोई सा भी दर्पण है, मान लो आपके पास ये वाला दर्पण है, तो आप कौन सा है, ये अवतल दर्पण, तो वस्तु तो इधर ही रखोगे ना, बाईं तरफ। और बाईं तरफ की दूरियां सारी कैसी होती हैं, नेगेटिव। तो O यानी वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में लेनी चाहिए। और यदि आपके पास ये वाला दर्पण है, अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में भी आप वस्तु को तो इधर ही रखोगे ना, बाईं तरफ ही, तो यहाँ भी माइनस में ही होगी। तो वस्तु की दूरी तो बेटे हमेशा ही माइनस में लेनी है, हमेशा हमेशा। ध्यान रखोगे, दो चीज जो मैंने यहाँ बताई हैं बहुत काम की हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होनी चाहिए, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा प्लस में लेनी चाहिए, वस्तु की दूरी सदैव माइनस में लेनी चाहिए।
तो यदि वस्तु की दूरी तो u है और प्रतिबिंब की दूरी है v और फोकस दूरी है f, तो आपको ध्यान रखना है दर्पण के लिए इस सूत्र को। तो ध्यान से देख लेना। तो फार्मूला हमें जो याद रखना है वो याद रखना है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये फार्मूला है, देख लो इस फार्मूले को ध्यान से। आप देख रहे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये फार्मूला हमें सब बच्चों को याद रहना चाहिए। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है। आपको f का मतलब पता है, f क्या है? फोकस दूरी है। कौन से दर्पण की फोकस दूरी माइनस में लेनी है? अवतल दर्पण की। कौन से दर्पण की फोकस दूरी प्लस में लेनी है? उत्तल दर्पण की। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। u क्या है? वस्तु की दूरी। और वस्तु की दूरी सदैव हमें कैसी लेनी चाहिए? माइनस में लेनी चाहिए। तो ये संबंध आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलें, ठीक है। देखो एक हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखो संयुग्मी फोकस अथवा संयुग्मी बिंदु। एक हेडिंग लिखते हैं संयुग्मी फोकस, संयुग्मी फोकस अथवा अथवा संयुग्मी बिंदु। मेरे साथ साथ लिखते रहा करो। यदि आपको पढ़ने का मजा लेना है तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप मेरे साथ साथ लिखते रहो संयुग्मी फोकस अथवा संयुग्मी बिंदु। क्या होता है संयुग्मी फोकस? देखो ध्यान से, हमारी हेडिंग है संयुग्मी फोकस अथवा संयुग्मी बिंदु। मान लो मैं आपको कहूं कि हमारे पास एक गोलीय दर्पण है, ठीक है। कोई सा भी ले लो, चाहे अवतल दर्पण ले लो, चाहे उत्तल दर्पण ले लो, मर्जी आपकी है। आपने क्या लेना है? गोलीय दर्पण लेना है, ठीक है। तो एक गोलीय दर्पण बनाता हूं सबसे पहले। ये हमने एक बनाया अवतल दर्पण, चाहे आप उत्तल दर्पण ले लो चाहे अवतल दर्पण ले लो, एक ही बात है। चाहे उत्तल दर्पण लो चाहे अवतल दर्पण। यदि ये अवतल दर्पण है तो इसमें बाहर की तरफ आपने पॉलिश कर रखी होगी इस तरीके से। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें इसका मुख्य अक्ष बनाना है। चलो इसका मुख्य अक्ष बनाते हैं अवतल दर्पण का। इसका मुख्य अक्ष यहाँ बनाते हैं इस जगह। ये इसका मान लो मुख्य अक्ष है, ये इसका मुख्य अक्ष बना दिया हमने। ये अवतल दर्पण का क्या है? मुख्य अक्ष, ठीक है। थोड़ा सीधा बना देता हूँ इसे। ये अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष है, ठीक है। अब इस मुख्य अक्ष पर हमें रखनी है एक वस्तु, एक वस्तु रखनी है। तो इस मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखते हैं। चलो मान लो हमने यहाँ वस्तु रख दी इस जगह। ये हमने वस्तु रख दी मुख्य अक्ष के ऊपर। वस्तु को हमने कह दिया, वस्तु को ऑब्जेक्ट कहते हैं ना, तो ओ से आप प्रदर्शित कर सकते हो। और इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये तो है दर्पण का ध्रुव P और ये है फोकस F और ये है वक्रता केंद्र C, ठीक है। और यहाँ हमने वस्तु रख दी। अब आपको पता है प्रकाश की किरणें दो जगह से ले जानी है हमें, दो प्रकाश की किरणें ले जानी है। चलो दो प्रकाश की किरणें ले जाते हैं। पहली प्रकाश की किरण गई मुख्य अक्ष के समांतर। जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो आपको पता है कि परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर वापस लौट जाएगी, ऐसे लौट गई वापस। दूसरी प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र C से होकर जाएगी, जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाएगी वो दर्पण से टकराकर अपने मार्ग पर ही वापस लौट जाएगी। तो जो प्रकाश की किरण गई मुख्य अक्ष के समांतर वो तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गई, और जो प्रकाश की किरण गई थी वक्रता केंद्र C से होती हुई वो वहां से टकराकर अपने मार्ग पर ही क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। तो ये दोनों की दोनों किरणें आपस में यहाँ काट रही हैं इस पॉइंट पर। तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा यहाँ इस जगह। ये बना वस्तु का प्रतिबिंब। इस प्रतिबिंब को हम I से लिख सकते हैं, I माने इमेज। तो बेटे
कोई भी गोलीय दर्पण है आपके पास और उस गोलीय दर्पण में आपने किसी भी वस्तु का एक प्रतिबिंब प्राप्त किया है, तो जिस बिंदु पर वस्तु रखी है और जिस बिंदु पर प्रतिबिंब बना है, ये दोनों एक दूसरे के संयुग्मी बिंदु या संयुग्मी फोकस कहलाते हैं। इन्हें कहते हैं हम संयुग्मी बिंदु या संयुग्मी फोकस। यदि इस बिंदु का नाम मैंने O कह दिया और इस वाले बिंदु को I कह दिया, तो O और I एक दूसरे के क्या हैं? संयुग्मी फोकस हैं। ठीक है। यदि हमारे से कोई पूछेगा कि संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं, तो हमें यही जवाब देना है कि संयुग्मी फोकस वे दो बिंदु होते हैं जिनमें से एक बिंदु पर वस्तु को रखने से दूसरे बिंदु पर प्रतिबिंब बन जाता है। और यदि वस्तु में यहां रखूंगा ना, तो उसका प्रतिबिंब यहां बनेगा, ध्यान रखना। ये दोनों एक दूसरे के रिवर्सिबल एक्शन दिखाते हैं। यदि वस्तु यहां रखी तो प्रतिबिंब यहां बनेगा, और यदि बेटे वस्तु यहां रख दी उल्टी तो प्रतिबिंब यहां बन जाएगा सीधा, और साइज भी बिल्कुल ऐसा ही आएगा। तो परिभाषा में हमें क्या लिखना है? परिभाषा में हमें लिखना है संयुग्मी फोकस, संयुग्मी संयुग्मी फोकस ऐसे दो बिंदु होते हैं, संयुग्मी फोकस ऐसे दो बिंदु होते हैं, ऐसे दो बिंदु होते हैं जिनमें से किसी एक बिंदु पर, जिनमें से किसी एक बिंदु पर वस्तु को रखने से, एक बिंदु पर वस्तु को रखने से क्या होता है बताओ? किसी एक बिंदु पर वस्तु को रखने से, यहां रखोगे तो यहां बनेगा, यहां रखोगे तो यहां बन जाएगा। किसी एक बिंदु पर वस्तु को रखने से दूसरे बिंदु पर, दूसरे बिंदु पर उसका, यानी उस वस्तु का, उसका प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है, उसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो यदि किसी एक बिंदु पर, संयुग्मी फोकस कितने बिंदु होते हैं? दो। उन दोनों बिंदुओं में से किसी एक बिंदु पर आप वस्तु को रखोगे तो दूसरे बिंदु पर आपको प्रतिबिंब मिल जाएगा। यहाँ वस्तु रखोगे तो यहाँ प्रतिबिंब मिल जाएगा, और यहाँ वस्तु रखोगे तो यहाँ। अवतल दर्पण के केस में हमने समझाया, आप उत्तल दर्पण में भी यही स्थितियां प्राप्त करोगे। उत्तल दर्पण में भी जब किसी वस्तु को रखोगे दर्पण के सामने तो उसका प्रतिबिंब बनेगा, पक्की बात है, उसका प्रतिबिंब बनेगा। जहां प्रतिबिंब बना, यदि वहां वस्तु रख दी तो प्रतिबिंब वहां बनेगा जहां पहले वस्तु रखी हुई थी। यानी ये दोनों स्थितियां बदली जा सकती हैं। दोनों स्थितियां क्या हो सकती हैं? बदली जा सकती हैं। यहां इस बात को लिख दो, मतलब वस्तु और प्रतिबिंब की स्थितियों के बारे में बात कर रहे हैं हम। इन दोनों स्थितियों को, इन दोनों स्थितियों को, अब यहां इन दोनों स्थितियों को का मतलब पता क्या है? चलो इस बात को समझा देता हूं। इन दोनों स्थितियों की जगह आप ऐसे लिख दो, इन दोनों स्थितियां O व I, दो बिंदु ही तो हैं ये। एक जगह तो आपको वस्तु रखनी, एक जगह प्रतिबिंब मिलेगा। यदि मैं यहां वस्तु रख दूंगा तो यहां प्रतिबिंब मिल जाएगा। इन दोनों स्थितियों को आपस में, यानी परस्पर आपस में बदला जा सकता है, परस्पर बदला जा सकता है। तो आपस में आप इन्हें क्या कर सकते हो? बदल सकते हो। जहां आपका प्रतिबिंब मिला है ना आपको, उस प्रतिबिंब के स्थान पर आप वस्तु को रख दो, तो जहां पहले वस्तु रखी थी वहां प्रतिबिंब आपको मिल जाएगा। जल्दी से लिखो बेटे।
स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर पोज करके लिख लिया करो, या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो या पोज करके लिख लिया करो। लिख लिया? ठीक है, आगे चलते हैं। चलो एक हेडिंग लिखो, एक हेडिंग लिखो, रेखीय आवर्धन। एक हेडिंग लिखते हैं, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन को हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल m से। ठीक है, रेखीय आवर्धन। इसे आप इंग्लिश में कहना चाहते हो तो कह सकते हो लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या कह सकते हो? लीनियर मैग्निफिकेशन। रेखीय आवर्धन कहो या लीनियर मैग्निफिकेशन कहो, दोनों बातों का एक ही मतलब है। रेखीय आवर्धन पता क्या होता है? मान लो आपने एक वस्तु को दर्पण के सामने रख रखा है और उसका प्रतिबिंब बन गया है, तो प्रतिबिंब बनने पर जो आपके प्रतिबिंब की लंबाई है और जो आपकी वस्तु की लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है ना, उसे कहते हैं रेखीय आवर्धन। ठीक है, तो यहां लिखते हैं, चलो नीचे से लिखते हैं यहां से। किसी गोलीय दर्पण, वैसे गोलीय दर्पण की आवश्यकता नहीं है लिखने की, दर्पण चाहे कैसा भी हो। किसी प्रतिबिंब, किसी प्रतिबिंब की लंबाई, किसी प्रतिबिंब की लंबाई, मान लो प्रतिबिंब की लंबाई को हम आई से लिखते हैं, आई, तथा प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, जिस वस्तु का वो प्रतिबिंब बना है, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई को हम लिखते हैं मान लो ओ से। ठीक है, किसी प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई ओ के अनुपात को, के अनुपात को रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन को किससे प्रदर्शित करते हैं? m से। रेखीय आवर्धन m कहते हैं। तो ये होता है रेखीय आवर्धन, इसे हम कहते हैं रेखीय आवर्धन। मेरे साथ साथ लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपकी पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो हम रेखीय आवर्धन का फार्मूला क्या बना सकते हैं? इसलिए रेखीय आवर्धन का फार्मूला हम बना सकते हैं m इज इक्वल टू, भाई प्रतिबिंब की लंबाई को हम लिखते हैं आई से, तो यहाँ मैं आई लिखूंगा, और वस्तु की लंबाई को ओ से लिखते हैं। तो ये फार्मूला हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत काम का फार्मूला है, न्यूमेरिकल्स में इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ, चलो आप रेखीय आवर्धन को एक सूत्र से और प्राप्त कर सकते हो। m इज इक्वल टू, m इज इक्वल टू, m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन यू। ये माइनस का निशान, ये मत मानना कि ऊपर ही है, कहीं भी लगा सकते हो आप इसे, चलो मैं बीच में लगा देता हूँ। तो ये भी फार्मूला रेखीय आवर्धन का ही है और वो भी फार्मूला रेखीय आवर्धन का है। ये दोनों फार्मूले रेखीय आवर्धन के आपको ध्यान रखने हैं। इससे भी आप न्यूमेरिकल करोगे और न्यूमेरिकल में इस फार्मूले की भी आवश्यकता पड़ेगी। बस आपको ध्यान रखना है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई है। यहाँ लिखना चाहो तो लिख लो, जहां जहां हमने आई को क्या कहा है, आई क्या है यहाँ, आई है प्रतिबिंब की लंबाई। वैसे तो ऊपर हमने लिख ही दिया इस बात को, भाई वहां तो लिख दिया प्रतिबिंब की लंबाई आई, तो यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, वहां हमने लिख ही दिया है। ठीक है, जल्दी से लिख लो आप इसे। लिख लिया? पोज करके लिख लिया करो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो। चलो आगे चलते हैं। अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक। एक हेडिंग लिखो, दर्पणों की पहचान।
हेडिंग लिखो, दर्पणों की पहचान। आपके पास जब कोई दर्पण है तो आप उस दर्पण को कैसे पहचान लोगे? भाई यदि उसके अंदर बहुत ज्यादा उभार है, या तो उसके अंदर उभार है बहुत ज्यादा, तो आप उसे पहचान लोगे। और यदि दर्पण में उभार बहुत कम है तो आप कैसे पहचान लोगे उसे? उसे पहचानने के बहुत तरीके हैं। देखो, दर्पण को पहचानने का सबसे पहला तरीका है स्पर्श के द्वारा। तो यहां मैं एक हेडिंग लिखता हूं, स्पर्श करके। ठीक है, चलो स्पर्श करके लिखते हैं। पहला तरीका है दर्पणों की पहचान करने का, स्पर्श करके। स्पर्श करना किसे कहते हैं? छूने को। स्पर्श करना कहते हैं छूने को, स्पर्श करके। जो दर्पण आपको दिया गया है उस दर्पण को आप छू के देख लो, और छू के देखने से आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सा दर्पण है। अब छूने का मतलब यूं ही नहीं कि आप वैसे ही छू लोगे तो आपको पता चल जाएगा। छूने में भी एक विशेष बात का आपको ध्यान रखना है। ध्यान ये रखना है कि आप जो है ना, मान लो आपके पास एक लकड़ी का स्केल होना चाहिए। मान लो मेरे पास मान लो मेरे पास एक ऐसा दर्पण है, ठीक है, और मैं उसे पहचान नहीं पा रहा हूँ कि ये कौन सा है। ठीक है, और मान लो मेरे पास एक ऐसा दर्पण है, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ कि ये कौन सा है। और मान लो मेरे पास एक ऐसा दर्पण है, ऐसा, और मैं इसे भी नहीं पहचान पा रहा हूँ कौन सा है। मतलब यहाँ तो मैंने बना दिया और आपके समझ में आ गया कि सर हम तो पहचान रहे ये समतल दर्पण है, इसका परावर्तक तल अंदर की तरफ को धसा हुआ है तो ये अवतल दर्पण है, और इसका परावर्तक तल ऊपर की तरफ को उठा हुआ है तो ये उत्तल दर्पण है। उत्तल माने उठा हुआ, उभरा हुआ। पर सही तरीका पता क्या है? सही तरीका यह है कि ये इसमें इतनी गहराई नहीं होने की। अभी तो मैंने बना दिया, आप पहचान गए। इसमें बहुत कम गहराई होगी, और जब कम गहराई होगी तो उसे छूकर पहचानना थोड़ा मुश्किल होगा। कभी लेके देखना हाथ में इन्हें दर्पणों को, जब आपके प्रयोगशाला में दर्पण रखे हुए आपको मिलेंगे ना, आपकी विज्ञान प्रयोगशाला में, तो इन्हें टच करके देखना, आपको पता ही नहीं चलने का कैसा है। तो उसे पता लगाने का तरीका पता क्या है? पता लगाने का तरीका यह है कि आप एक लकड़ी का या फिर कैसा भी स्केल ले लो आप, और उस स्केल को उठा के इस दर्पण के परावर्तक तल पर रखो, ऐसे ए ऐसे रखो। जब दर्पण के परावर्तक तल पर आप किसी भी स्केल को रखते हो, तो यदि स्केल पूरे दर्पण को टच करेगा, यहां से साइड से देखेंगे हम ऐसे, यदि वो दर्पण पूरे स्केल को टच करता है ना, तो समतल दर्पण है आपका। ठीक है, यदि वो स्केल पूरे को टच करता है दर्पण को, और यहाँ रख के देखो जरा, जब आप इसे स्केल को यहाँ रखोगे तो यहाँ आपको पता चलेगा कि यहाँ क्या हुआ। यहाँ ये हुआ कि वो दोनों साइड से तो टच कर रहा, बीच में से टच नहीं कर रहा है। यदि वो बीच में से स्पर्श नहीं करता है और केवल किनारों से स्पर्श करता है, तो समझ जाओ कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है। और यदि आप इसे रख रहे तो केवल बीच बीच में से स्पर्श कर रहा, ये आपका जो स्केल है वो केवल दर्पण को बीच में से तो टच कर रहा, किनारों से टच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब उसका परावर्तक तल क्या है? उभरा हुआ है। इसलिए मैं कहूंगा कि ये कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। तो ये पहचान है। समझ में आई बात? आ गई समझ में? तो दर्पण की पहचान करने का तरीका यह है, स्पर्श करके। इसमें 3 पॉइंट हमने पढ़े। पहला पॉइंट पढ़ा, यदि पैमाना, पैमाना का मतलब स्केल, यदि पैमाना दर्पण के पूरे परावर्तक तल को, पूरे परावर्तक तल को, पूरे परावर्तक तल को स्पर्श करता है,
पूरे परावर्तक तल को स्पर्श करता है तो वह वह का मतलब यहाँ दर्पण से है, तो वह कौन सा दर्पण होगा? समतल दर्पण। तो वह समतल तो वह समतल दर्पण होगा। यदि पूरे परावर्तक तल को टच कर रहा तो समतल दर्पण होगा। दूसरी बात, यदि पैमाना दर्पण के परावर्तक तल के दर्पण के परावर्तक तल के केवल किनारों को, केवल किसे? किनारों को, केवल किनारों को, मतलब जो आपका परावर्तक तल है उसके केवल किनारों को स्पर्श करता है, केवल किनारों को स्पर्श करता है, तो वह दर्पण कैसा होगा? तो वह, उसका परावर्तक तल अंदर की तरफ को दबा हुआ है, तो वह उत्तल दर्पण होगा। तो वह उत्तल दर्पण होगा। तो होगा बेटे वो उत्तल दर्पण। ठीक है ना? सी, यदि पैमाना, पैमाना माने स्केल, यदि पैमाना दर्पण के दर्पण के परावर्तक तल, दर्पण के परावर्तक तल को, यहाँ को आएगा ना, दर्पण के परावर्तक तल को केवल बीच में स्पर्श करता है, बीच में स्पर्श करता है, केवल बीच में स्पर्श करता है, टच करता है या छूता है, तो वह का मतलब दर्पण, तो वह कौन सा दर्पण होगा? उत्तल, उत्तल दर्पण होगा। तो ध्यान रखना है कि आप स्केल की सहायता से पहचान कर सकते हो कि कौन सा दर्पण है आपके पास, आपके हाथ में कौन सा दर्पण है। अच्छा, एक दूसरा तरीका भी है दर्पण की पहचानने का, पहचान करने का। पहला तरीका तो ये बता दिया हमने, पहले आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये दूसरा तरीका बताऊंगा आपको। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, चलो देखो। दूसरा तरीका होता है नंबर, यहाँ क्या लिखा था हमने? हमने लिखा था नंबर 1। अब सीखते हैं नंबर 2। दूसरा तरीका है, नंबर 2 पर हम सीखेंगे, दूसरा तरीका है प्रतिबिंब देखकर, प्रतिबिंब देखकर। तो आप प्रतिबिंब देखकर भी पहचान कर सकते हो। आप प्रतिबिंब देख लो। अब प्रतिबिंब कैसे देख लो भाई? प्रतिबिंब कैसे देख लो, देखो मैं बताता हूँ। मान लो आपके पास सामने एक दर्पण रखा हुआ है और उस दर्पण में आप वस्तु का प्रतिबिंब देखते हो, पास ले जाकर, दूर ले जाकर। यदि वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनता है और सेम साइज का बनता है तो समझ जाओ वो समतल दर्पण है। ठीक है? तो यहाँ नंबर 1 में हम लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब सदैव वस्तु के ही बराबर बनेगा तो समतल दर्पण होगा। नंबर ए, यदि प्रतिबिंब, यदि प्रतिबिंब जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब, यदि प्रतिबिंब सदैव सीधा हो, वह
वस्तु के बराबर साइज का हो, वस्तु के बराबर साइज का हो, तो बेटे ऐसा जो दर्पण होगा वो समतल दर्पण होगा। क्या होगा? समतल दर्पण। समतल दर्पण ऐसा होता है जिसमें रोज हम सुबह को नहाने के बाद अपने बाल बांधते हैं ना, जिसमें, वो समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण की पहचान ये है कि उसमें वस्तु चाहे नजदीक हो चाहे दूर हो, कहीं भी हो, प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा और वस्तु के बराबर साइज का बनेगा। ठीक है। और अब देखो दूसरी पहचान, ध्यान से देखना। यदि आपने दर्पण के सामने वस्तु को रख रखा है दूर, तो प्रतिबिंब बन रहा है उल्टा और छोटा। और जब दर्पण के बहुत पास ले आते हो तो प्रतिबिंब बनता है बड़ा और सीधा। तो ऐसा दर्पण होता है अवतल दर्पण। ध्यान से सुनना, क्या होता है अवतल दर्पण। तो यहां लिखा, यदि वस्तु के दूर होने पर, यदि वस्तु के दूर होने पर जो प्रतिबिंब बना है, यदि वस्तु के दूर होने पर जो प्रतिबिंब बनता है, उसकी खासियत ये होती है कि वो प्रतिबिंब एक तो उल्टा बनता है और एक बनता है छोटा। परंतु जब वस्तु को आप बहुत पास लेकर आ जाते हो, परंतु वस्तु के बहुत पास होने पर, बहुत पास होने पर जो प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के बहुत पास होने पर जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है सीधा, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो यदि ये दोनों स्थितियां आपको दिखाई दे रही कि जब वस्तु दूर है तो प्रतिबिंब उल्टा बन रहा, छोटा बन रहा, जब वस्तु नजदीक आई तो प्रतिबिंब सीधा बन रहा और बड़ा बन रहा, तो आपका जो दर्पण है ना, तो आपका जो दर्पण है जिसे आप टेस्ट कर रहे, पहचान रहे कौन सा दर्पण है, तो वो दर्पण होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। तो वो अवतल दर्पण होगा बेटे। 6 स्थितियां बताई थी अवतल दर्पण में। 6 में से 5 स्थितियों में तो प्रतिबिंब उल्टा बन रहा था, वस्तु से छोटा। ठीक है। और जब हम आए थे अगली स्थिति पर, छठी स्थिति पर, तो हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में ले आए थे, यानी दर्पण के ज्यादा नजदीक ले आए थे। तो दर्पण के ज्यादा नजदीक आने पर प्रतिबिंब कैसा बना था? दर्पण के पीछे बना था, सीधा बना था, वस्तु से बड़ा। ठीक है। तो यह है किसकी पहचान? अवतल दर्पण की। अब आते हैं हम उत्तल दर्पण की पहचान क्या है। यदि प्रतिबिंब, मतलब चाहे कहीं भी रख दो वस्तु को, एक ही तो उसका चित्र बनवाया था उत्तल दर्पण का। यदि प्रतिबिंब सदैव, यदि प्रतिबिंब सदैव यानी किसी भी स्थिति में हो, कितनी दूर हो वस्तु, कितने पास हो, यदि प्रतिबिंब सदैव कैसा बने? छोटा बने। छोटा क्या, पहले सीधा लिख दो। प्रतिबिंब सदैव सीधा, सीधा व छोटा, ऐसा बनता हो प्रतिबिंब सदैव, तो समझ जाओ कि आपका जो दर्पण है वो उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण है। तो ये पहचान है बेटे। दर्पणों के पहचान करने के ये तरीके हैं। ठीक है। एक तो टच करके पहचान सकते हो, और दूसरा तरीका बताया कि आप छू कर भी, प्रतिबिंब देख कर भी पहचान सकते हो। जल्दी से लिख लो पॉज करके आप, या स्क्रीनशॉट ले लो। लिख लिया? चलो आगे चलते हैं। चलो अब नई हेडिंग लिखते हैं, अब दर्पण के उपयोग। पहले तो आप हेडिंग लिख लो अवतल दर्पण के ही। अवतल दर्पण के उपयोग।
अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? देखो, अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के बारे में हमने 6 स्थितियां पढ़ी हैं। कितनी स्थिति? 6। इसके उपयोग कहाँ होते हैं, ध्यान से समझना। अवतल दर्पण का सबसे पहला उपयोग होता है दाढ़ी बनाने में। नंबर 1 कहाँ होता है? दाढ़ी बनाने में। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। क्योंकि आपको पता है ये जो अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है हमारे पास, और ये इसका मुख्य अक्ष है, और यहाँ आपका फोकस है, और यहाँ है वक्रता केंद्र सी, और यहाँ है ध्रुव पी। यदि आपका चेहरा इसके नज़दीक होगा ना, यहाँ मान लो आपका चेहरा यहाँ है, मतलब आप इसके सामने देख रहे हैं, ये आपका चेहरा है, आप ओ वस्तु, तो एक प्रकाश की किरण गई मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण से परावर्तित होकर कहाँ से जाएगी? फोकस बिंदु से होती हुई। दूसरी प्रकाश की किरण गई वक्रता केंद्र सी से होती हुई। तो यूं बताओ, जो वक्रता केंद्र सी से होती हुई जाएगी ऐसे, तो इधर तो इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही, देखो यहाँ तो नहीं मिलने की, पर जब आप इन्हें इधर को हटाओगे इधर को, तो यहाँ मिलेगी कहीं ये जाके इधर, और ये बड़ा सा प्रतिबिंब बनेगा। तो छोटी वस्तु का बड़ा सा प्रतिबिंब बनता है जब आपका चेहरा फोकस और पोल के बीच में होगा। कहाँ होगा? फोकस और ध्रुव के बीच में यदि आपका चेहरा है तो बड़ा सा प्रतिबिंब बनेगा। तो आप दाढ़ी को अच्छे तरीके से बना सकते हो। तो दाढ़ी बनाने में इस्तेमाल होता है अवतल दर्पण। ठीक है। दूसरा इसका उपयोग है कि आंख, नाक, कान, गले, डॉक्टर यूज करते हैं इसका। डॉक्टरों द्वारा आंख, नाक, कान, गले आदि को चेक करने में। क्योंकि जब ये जो आपका छोटे से साइज का होता है, तुमने डेंटिस्ट के पास आपने देखा होगा, जो डेंटिस्ट होते हैं उनके हाथ में होता है ये, और कि उसे ऊपर वाला दांत देखना हो डेंटिस्ट को या नीचे वाला देखना हो, उस दर्पण से ही देखता है वो। क्योंकि इस दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा ना, वो बहुत बड़ा बनेगा, सीधा और बड़ा। ठीक है। तो इस तरह जांच करते हैं डॉक्टर अवतल लेंस, अवतल दर्पण के द्वारा। ठीक है। नंबर 3, जो टेबल लैंप होते हैं उनमें भी प्रयोग किया जाता है। टेबल लैंपों में, टेबल लैंपों में इनका प्रयोग किया जाता है। मान लो आपका ये कोई टेबल लैंप है इस तरह का, और यहाँ आप, ये इसका स्टैंड है, ये स्टैंड है इसका। ठीक है। और आप यहाँ बैठकर पढ़ रहे हो, यहाँ आपने अपनी बुक रख रखी है, ये आपकी बुक है जिसे आप पढ़ रहे हो। तो यहाँ जो अंदर की तरफ यहाँ बल्ब लगा होगा ना एक, तो वो जो बल्ब लगा हुआ होगा, उस बल्ब के ऊपर इस तरह यहाँ बाहर की तरफ पॉलिश कर रखी होगी, वो अंदर से चमकदार होगा। उससे फायदा यह है कि प्रकाश की किरणें यहाँ जाएंगी, टकरा के इधर गई, यहाँ जाएंगी, टकरा के इधर गई, तो सारी प्रकाश की किरणों को वो कहाँ भेज देगा? नीचे भेज देगा, जहाँ आपकी बुक रखी हुई है। टेबल लैंप का फायदा ये होता है कि पूरे कमरे में रोशनी नहीं फैलती है, सिर्फ जहां आपकी बुक रखी हुई है, जो आपकी टेबल है, उसके ऊपर ही रोशनी आएगी, प्रकाश आएगा। तो टेबल लैंप में भी हम प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का। ठीक है। नंबर 4, चौथा उपयोग है इसका सर्च लाइट में। सर्च लाइट, सर्च लाइट आपने देखी होगी कि वो बहुत दूर से रोशनी पड़ती है, और ढूंढते हैं किसी को, जब पुलिस वाले या कोई और जब ढूंढना हो किसी को, तो सर्च लाइट ऐसे पड़ती है। ठीक है। वो समांतर जाती हैं सारी किरणें। सर्च लाइट के अलावा आप वाहनों, जो वाहन होते हैं ना, जितने भी स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रक, ये सारे,
वाहनों की जो हेडलाइट होती है, हेडलाइट, वाहनों की जो हेडलाइट होती है उसमें भी हम किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। यदि किसी वाहन की ये हेडलाइट है, यहाँ इसमें बल्ब है, तो पक्की बात है कि ये जो अंदर, इसमें अंदर परावर्तक तल होगा वो अवतल होगा, क्योंकि प्रकाश की किरणें ऐसे टकरा के सामने जाएंगी, ऐसे टकरा के सामने जाएंगी, ऐसे टकरा के सामने जाएंगी। तो इसलिए जो वाहनों की हेडलाइट है या सर्च लाइट है उसमें भी हम किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। तो ये कितने उपयोग हुए? 4। अब आ जाओ आप इसी के साथ उत्तल दर्पण के उपयोग पर, एक हेडिंग लिख लो, उत्तल, हेडिंग लिख लो उत्तल दर्पण के उपयोग। चलो उत्तल दर्पण के उपयोग देखते हैं क्या होते हैं, उत्तल दर्पण के उपयोग क्या क्या हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग में पहला उपयोग है गली तथा बाजार, गली तथा बाजार में लगे लैंपों में, गली तथा बाजार में लगे लैंपों में। अब देखो जो लाइट गलियों में या बाजार में लगाई जाती है उस लाइट को तो फैलाना है ना, उस लाइट को फैलाना है। मान लो सड़क के ऊपर, ये सड़ी सड़क है, कोई गली है या बाजार है, यहाँ कोई खंबा लगा हुआ है इस तरह का, और इस खंबे के ऊपर यहाँ हमने एक लाइट लगा रखी है, यहाँ एक लाइट है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ लाइट लगी हुई होगी उसका जो परावर्तक तल होगा वो कुछ ऐसा होगा। यहाँ बल्ब है, कवर इसके ऊपर है, पर उसका जो परावर्तक तल है वो कुछ ऐसा होगा, ऐसा। उससे फायदा क्या होता है कि इस बल्ब से जो प्रकाश की किरण आएगी वो फैल जाएगी, इधर प्रकाश की किरण यहाँ टकराई, इधर फैल गई, तो इससे रोशनी कहाँ रहेगी? रोशनी इससे चारों तरफ रहेगी, चारों तरफ ज्यादा से ज्यादा रोशनी होगी इससे। तो गली और बाजार में जो लैंप लगे होते हैं उनमें अंदर की तरफ जो परावर्तक तल होता है वो कैसा होता है? उत्तल होता है, उत्तल। वो परावर्तक तल होता है उत्तल, जिससे प्रकाश पूरे सड़क पर, पूरी गली में फैल जाए। ठीक है। और दूसरा इसका बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है जिसके बारे में आपको सबको पता है, जो स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रक जो भी चलाते हैं ड्राइवर, ड्राइवर की जो सीट होती है, ड्राइवर की सीट के बराबर में, जो ड्राइवर की सीट होती है उसके बराबर में जो पीछे से आने वाले वाहन हैं उन्हें देखने के लिए उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। ठीक है बेटे, ध्यान रखना, क्योंकि उत्तल दर्पण चाहे वस्तु की स्थिति कोई भी हो, उत्तल दर्पण क्या करता है? हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा सीधा और वस्तु से छोटा। तो चाहे आपके पीछे से आने वाली गाड़ी कितनी दूर हो या कितनी ही नजदीक हो, उसका प्रतिबिंब आपको सीधा दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा, जिससे आप सावधान हो सकते हो पीछे से आने वाली गाड़ी के लिए। ठीक है, लिख लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, चलो अगली बात करते हैं। अब हमें जो सीखना है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश का अपवर्तन। एक हेडिंग लिख लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है अब। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन को इंग्लिश में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन, प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलो समझते हैं क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन। ध्यान से समझना। मान लो हमारे पास यहाँ एक लाइन खींच दी मैंने, इस तरह की रेखा खींच दी एक, और इस रेखा को कहा कि ये रेखा जो है दो माध्यमों को अलग अलग कर रही है। इसी तरीके की एक रेखा यहाँ खींच देता हूँ, चलो
यहाँ ये दो रेखाएं खींच दी। ठीक है, इन दोनों रेखाओं में चलो एक रेखा कोई वो कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो है ना एक एक इसके ऊपर लंब डालता हूं मैं इस तरीके से, इस रेखा के ऊपर एक लंब डाल दिया, ये डाल दिया रेखा के ऊपर लंब। समझ रहे आप, ये रेखा है और रेखा के ऊपर हमने एक लंब डाल दिया है। इसे जरा दोबारा से डाल लो लंब को, ये एक लंब है। ठीक है, ये एक लंब है। अब हमने क्या काम करा, हमने कहा कि जो ऊपर की तरफ है ना, ऊपर यहाँ ऊपर तो मान लो आपके पास वायु है और नीचे है जल, यानी वायु भी एक पारदर्शी माध्यम है और जल भी एक पारदर्शी माध्यम है। तो एक प्रकाश की किरण आई और वो प्रकाश की किरण यहाँ से आई, इस जगह से ऐसे, ये आई प्रकाश की किरण और यहाँ टकराई अभिलंब पर। इस तरीके से टकराई, कहाँ टकराई, अभिलंब पर टकराई। इधर से आने वाली प्रकाश की किरण यहाँ जो आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु कह दो कि आपतन बिंदु पर टकराई। तो इस किरण को क्या सीधा जाना चाहिए, इस किरण को क्या सीधा जाना चाहिए, ऐसे, ये यहां से आई थी, क्या इस किरण को सीधा जाना चाहिए? ध्यान से समझना बिल्कुल, इस किरण को सीधा जाना चाहिए या नहीं। तो अब हम इस चीज को समझेंगे कि इसे सीधा जाना चाहिए या नहीं। इसके पहले मैं दो चित्र बना देता हूं आपको, क्लोन बनाया और यहां लगा दिया, क्योंकि मुझे दो तरीके से अपवर्तन आपको समझाना है, दो तरीके से अपवर्तन समझाना है। अब मैं समझाऊंगा सारी बातों को। हमने क्या काम करा, ये तो एक ऐसा तल है जो दो माध्यमों को अलग अलग कर रहा है। इसके ऊपर तो मान लो वायु है, इसके ऊपर क्या है, वायु, और नीचे है इसके जल। वायु भी एक पारदर्शी माध्यम है और जल भी क्या होता है, पारदर्शी माध्यम होता है। अब यहाँ जो वायु है ना, इसकी वायु की खासियत यह है कि वायु और जल की जब हम तुलना करते हैं, ऊपर हमने वायु बताई, नीचे बताया जल, जब हम इनकी तुलना करते हैं तो हमें पता है वायु हल्की है पानी के मुकाबले, तो वायु को कहूंगा ये एक विरल माध्यम है। कैसा माध्यम है, विरल माध्यम। और जल वायु के मुकाबले गाढ़ा है, तो इसे मैं कहूंगा कि ये एक सघन माध्यम है। कैसा माध्यम है, सघन। तो वो तो विरल माध्यम है और ये है एक कैसा माध्यम, सघन माध्यम। तो इससे हमें पता चला कि भाई प्रकाश इसमें तो तेजी से चलेगा क्योंकि ये हल्का है, और इसमें प्रकाश चलेगा धीरे धीरे। अब प्रकाश की किरण आई, जो प्रकाश की किरण, ये क्या है, ये अभिलंब है ना, इसे हम कहते हैं अभिलंब, जो 90 डिग्री का कोण बना रहा है विभेदक तल पर। जो पृथक करने वाला तल है उसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई काल्पनिक रेखा जो होती है उसे अभिलंब कहते हैं। और यहां भी हमने इसे लिख दिया, यहां भी क्या है, ये अभिलंब है। क्या है, अभिलंब। ध्यान से समझना बिल्कुल। अब देखो क्या हुआ, हुआ ये कि प्रकाश की किरण जो आ रही है इसे हम कहते हैं आपतित किरण। यह है आपतित किरण, ये है आपतित किरण। कौन सी किरण है, आपतित किरण। ध्यान देना मेरी तरफ ही, ठीक है, क्योंकि बाहर से जो है ना एक बैंड जा रहा है, बैंड बाजा। यदि आपको उसकी आवाज आ रही है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हो आप मेरी तरफ ही ध्यान दोगे, सिर्फ ध्यान देना मेरी तरफ। देखो ये आपतित किरण है, यहां भी मैं लिख दूं ये क्या है, यहां भी लिख दूं आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है। अब हम जो है ना, हमने क्या काम करा, यहां तो लिया था वायु ऊपर, यहां मैं जल ले लेता हूं ऊपर, जल। और जल को मैं कहूंगा कि वो एक सघन माध्यम है, और नीचे लेता हूं मैं वायु, जो एक विरल माध्यम है। आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है हर एक चीज को। देखो ये प्रकाश की किरण आई, ध्यान से समझना, ये प्रकाश की किरण आई इस तरीके से, यहां से आई
और इस प्रकाश की किरण को जब ये हल्के माध्यम से गाढ़े माध्यम में जाएगी, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो क्या होता है कि ये सीधी नहीं जाती, ये अपना रास्ता बदल देती है, और यहां भी बदलेगी अपना रास्ता। और ये जो अपना रास्ता बदलती है ना, ध्यान से समझना बिल्कुल, ये जो अपना रास्ता बदलती है वो इस तरह बदलती है कि ये सीधी ना जाके थोड़ी सी अभिलंब की तरफ को झुक जाएगी, ऐसे देखो, ये अभिलंब की तरफ को झुकगी, झुकी ना अभिलंब की तरफ। तो इससे हमें पता चला एक बात का कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो प्रवेश करने पर क्या होता है, प्रवेश करने पर वो अपने सामान्य रास्ते यानी सीधे रास्ते पर न जाकर अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाती है। किधर झुकी है, अभिलंब की तरफ झुक गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हो अभिलंब की तरफ झुकी है, तो अपने रास्ता बदल दिया ना इसने। और जबकि यहां देखो, ये हमारे पास आपतित किरण थी, इस बार आपतित किरण सघन से विरल में जा रही, गाढ़े माध्यम से हल्के माध्यम में जा रही है, तो उसे जिस रास्ते पर जाना चाहिए उस पर तो वो जाएगी नहीं, अपना रास्ता बदलेगी। जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब ये है ना, अभिलंब से दूर हट जाती है। वो कहाँ हट जाती है, अभिलंब से दूर, देखो दूर हट गई अभिलंब से, देख रहे आप। तो हमें एक बात का पता चला कि ये इसने अपना रास्ता क्यों बदला। रास्ता इसने अपना इसलिए बदला क्योंकि जो रास्ता इसने अपना इसलिए बदला, ठीक है, रास्ता इसलिए बदला क्योंकि जो माध्यम है, जो पारदर्शी माध्यम है, उनमें प्रकाश की चाल अलग अलग है। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करते ही वो अपने मार्ग को, रास्ते को बदल देती है। वो अपने मार्ग को या रास्ते को क्या कर देती है, बदल देती है। देखो, वो अपने मार्ग को क्या कर देती है, बदल देती है। देखो, अपने मार्ग को इसने बदल दिया, और मार्ग को जब इसने बदल दिया तो हम इस घटना को ही क्या कहते हैं, इस घटना को ही हम कहते हैं परावर्तन, सॉरी अपवर्तन। क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं इस चीज को, इसे हम कहते हैं अपवर्तन। क्लियर होगी बात, देखो, ठीक है, अब हो गया ठीक। तो यदि कोई हमारे से पूछता है अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, तो हमारा जवाब पता क्या होगा, हमारा जवाब होगा कि यहां से लिखते हैं, जब जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी, जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से, जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से, आप भी लिखा करो मेरे साथ साथ, जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे दूसरे पारदर्शी माध्यम में, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने रास्ते से, वह अपने मार्ग से, लिख दो चलो, वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, बताओ, रास्ता बदल लिया ना उसने अपना, वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित। तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी अपने रास्ते को बदल लेती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। और बेटे
जब वो अपने मार्ग से विचलित होगी, अपने रास्ते को बदलेगी, तो इस घटना को ही कहते हैं हम अपवर्तन। इस घटना को इस घटना को ही प्रकाश का इस घटना को ही प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये होता है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अब इसमें एक बात बताता हूं आपको। भाई दो बातें इसमें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो यह ध्यान रखनी है, यदि जो प्रकाश की किरण है, हमारे पास जो प्रकाश की किरण है, वो विरल माध्यम से या विरल से सघन माध्यम में जाती है। सघन माध्यम, यदि आपकी जो प्रकाश की किरण है वो विरल से सघन माध्यम में जाती है, तो कहाँ हुआ? विरल से सघन में गई, तो यहां से जाना चाहिए था किसकी तरफ को झुकगी? अभिलंब की तरफ को झुकगी। तो